नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSE स्कूल एजुकेशन में। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं। क्या चल रहा था? प्राचीन सभ्यताएं। उसमें अपनी दूसरी जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। हम पढ़ेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आहड़ सभ्यता के बारे में। तो देखो, जो भी सभ्यता, जब भी कोई अपन सभ्यता पढ़ेंगे तो उसका एक जगह होगा, स्थान होगा, उसकी नदी होगी या इस तरह का, क्योंकि पहले जितनी भी सभ्यताएं जितनी भी हुई है वो किसी ना नदी या पानी वाले स्थान पे हुई है। तो ये कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। उदयपुर जिले में हुई थी, आहड़ और बेडस नदी के ऊपर। ये आगाटपुर एक स्थान है, एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सभ्यता विकसित, सर्वाधिक विकसित इस जगह हुई थी। और इस सभ्यता को आगाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरी इसको धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। धूलकोट यानी मिट्टी का टीला होता है, इन धूल का जो टीला होता है उसको धूलकोट सभ्यता भी कहा गया है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खोज एवं उत्खनन। खोज एवं उत्खनन वो 1953 के अंदर 1953 में हुई थी और RC अग्रवाल और SD साकलिया ने की थी। RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, इनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल है, और SD साकलिया दोनों के सहयोग से हुई थी। और इस सभ्यता के अन्य नाम भी हम देखेंगे कि धूलकोट सभ्यता, बेड़ संस्कृति बोल सकते हैं, आयड़ संस्कृति, बनास संस्कृति और ताम्रवर्ती नगरी, यानी इनके अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो हमें देखना है धूलकोट सभ्यता, बेड़ संस्कृति, आयड़ संस्कृति, बनास संस्कृति और ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी हम इसको जाना जाता है। और देखो, इसकी जो समय काल बताया गया है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व बताया गया है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस जो सभ्यता का समय काल बताया गया है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व बताया गया है। और इस संस्कृति की हम विशेषताएं देखते हैं कि संस्कृति विशेषता है कि ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। क्या ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है? और ये ग्रामीण संस्कृति वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा कालीबंगा संस्कृति में पढ़ा था कि वो नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार ये कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण कालीन सभ्यता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को देखने को मिली है कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक मतलब संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ पिता को जो तवज्जो दिया जाता वो, इसलिए इसको पितृसत्तात्मक कहा गया है। और वहां पर हमें संयुक्त परिवार प्रथा भी मिली है। क्या मिली है? संयुक्त परिवार प्रथा। इसके कारण इसका जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि वहां पर परिवार में 3 से 6 चूल्हे मिले हैं। यानी कि अपने को बताया कि घर में एक चूल्हा है जिसका मतलब छोटा परिवार है, लेकिन वहां चूल्हे मिले हैं, 3 से 6 चूल्हे एक में मिले हैं। और सामूहिक भोज का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। सामूहिक भोज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहां अगर भोजनशाला में अगर चूल्हे या भोजनशाला ज़्यादा है तो वहाँ निश्चित है कि आदमी भी ज़्यादा होंगे। तो वहाँ कौन सी रही है? ग्रामीण संस्कृति रही है, पितृसत्तात्मक रही है, और संयुक्त परिवारों व सामूहिक भोज का भी वहाँ साक्ष्य मिला है। और वहाँ देखो जो मकान मिला है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मकान समझने योग्य चीज़ है इसमें। वहाँ मकान मिला है तो उसमें जो फर्श थी वो कैसी थी? शिष्ट पत्थर की थी। किस पत्थर की थी? शिष्ट पत्थर की वो वहाँ थी। और जो उसकी दीवारें थी, जो मकान की दीवारें थी वो कच्ची ईंटों की थी। जो दीवारें कैसी थी? कच्ची ईंटों से निर्मित थी। और उसका जो उसका छत था वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उस पर मिट्टी का लेप था। इसलिए वो वहाँ का जो मकान है इसके 3 पार्ट किए हैं, फर्श, दीवार और छत। तो फर्श तो थी शिष्ट पत्थर की, दीवारें थी कच्ची ईंटों की, और जो छत थी वो लकड़ी की थी, लेकिन उस पर मिट्टी का लेप था। इस कारण वो वहाँ का जो मकान था वो बड़े प्रसिद्ध थे। इस प्रकार ये सभ्यता है, इसकी ये विशेषता हुई। और अब हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे आहड़ सभ्यता की जो कुछ अन्य बातें हैं। इसमें देखो, अनाज भंडारण के 2 बड़े मृत भांड प्राप्त हुए हैं। कितने बड़े? 2 बड़े मृत भांड हुए हैं, जिसमें एक का नाम गोरे और दूसरे का नाम कोठ है। यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता में भंडारण के लिए जो मृत भांड अगर प्राप्त हुए हैं वो उनकी संख्या पूछ सकते हैं, उनके नाम पूछ सकते हैं। और देखो, जो आहड़ सभ्यता का आर्थिक जीवन था वो कैसा था कि वहाँ कृषि थी, पशुपालन था, व्यापार और वाणिज्य था, और उद्योग धंधे थे। तो कृषि में था, कृषि से परिचित थे। ये बात कहाँ से पता चली? गोपीनाथ शर्मा ने अपने जो किताब में उसमें बताया, वहाँ के जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे। और पशुपालन था, वहाँ उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और उसमें पालतू पशु मिला है, वो कुत्ता वहाँ मिला है।
यानी उस पशुपालन के अंदर इनका मुख्य व्यवसाय था और वहाँ पालतू जो पशु था वो कुत्ते का उल्लेख मिला है। और हम देखिए आगे व्यापार। व्यापार में देखो वहाँ व्यापार का किसे पता चला कि वहाँ पर जो नाप तोल के जो बाढ़ प्राप्त हुए हैं उनसे अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर व्यापार भी प्रचलित था। अब है उद्योग। उद्योग में क्या था, वहाँ पर तांबे का उद्योग था। किसका उद्योग था? तांबे का उद्योग था। और तांबा गलाने की भट्टी भी वहाँ प्राप्त हुई है, इसलिए वहाँ तांबे का प्रयोग ज्यादा प्राप्त हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वहां देखो मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी। और मुद्राएं कैसी थी कि एक तरफ त्रिशूल तथा उसके चारों ओर क्या थी, एक यूनानी भाषा के अंदर लेख लिखा हुआ मिला है एक तरफ तो, और उसके दूसरी तरफ हमें क्या मिला है कि दूसरी तरफ यूनानी जो देवता था अपोलो का चित्र मिला है। यानी वहां जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें एक तरफ त्रिशूल और उस त्रिशूल के चारों ओर यूनानी भाषा का लेख मिला है, और दूसरी तरफ देखा गया, दूसरी तरफ यूनानी देवता थे अपोलो, उसका चित्र प्राप्त हुआ है। और उसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्य सभ्यता की समाधान। समाधान होता है यानी शव को मिट्टी के अंदर दफनाना। तो उसमें जो दफनाते थे उस समय किस अकॉर्डिंग, जैसे किस दफनाते थे, सिर और पैर किधर होते थे, तो सिर होता था उत्तर दिशा के अंदर और दक्षिण दिशा में होते थे उसके पैर हुआ करते थे। और कब्र में दफनाने को बोलते समाधान, और उसके आभूषण सहित दफनाया जाता था उसमें। और आभूषण कैसे थे? मिट्टी से निर्मित थे। यानी उनका इस तरह से दफनाना आभूषण के साथ उनकी क्या मान्यता थी कि पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते थे कि वो एक संपन्न परिवार या समृद्ध परिवार में जन्म लेंगे। और उसमें देखो कुछ अन्य बातें हैं, वहां मिट्टी का बेल भी मिला है जिसे बनासियल बनासियल बुल भी कहते हैं, उसको बनासियल बुल कहते हैं। और जो मिट्टी से जो बनाई जाती है कला उसको बोलते हैं टेरिकोटा। क्या बोलते हैं? टेरिकोटा। और टेरिकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की। और वहां पर देखो इसको बनाते कैसे थे? उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल और काले मृत भांड हुए थे। उसमें मिट्टी के बेल के अलावा उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल और काले मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। और आहड़ को देखो, इस मृद भांड के कारण आहड़ को लाल व काले मृद भांड की सभ्यता भी कहा गया है। कौन सी सभ्यता कहा गया है? काले लाल मृद भांडों की सभ्यता भी कहा गया है। और वहां पर एक जो विधि थी वो अलंकरण विधि थी, उसको क्या कहते हैं? उकेरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आहड़ सभ्यता के अंदर अनाज भंडारण, आर्थिक जीवन जो कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग और समाधान जो मिट्टी में दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें सिर और पैर का, सिर उत्तर में और दक्षिण में पैर रखना, और मिट्टी का बेल, और ये कला को बोलते हैं टेरिकोटा। टेरिकोटा का की प्रसिद्ध थी मोलेला राजसमंद की। और इसको लाल व काले मृद भांडों की सभ्यता कहा जाता है, और इसमें उकेरण विधि का प्रयोग भी किया गया। अब हम देखेंगे आगे आर्य सभ्यता के अंदर। आगे हम देखेंगे कि वहां पर जो भोइल वंश की ऐसे राजनीति थी, इसमें देखो राजनीति अगर अपन देखते हैं प्रभाव, तो मेवाड़ की जो भोइल वंश था उसकी क्या ऐसे राजनीति थी? आहड़। और उसकी स्थापना किसने की थी? अल्लट या आलूराव ने इसकी ऐसे राजधानी बनाया था। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखने को मिली अपने को, मेवाड़ के जो महाराणाओं का जो शमशान स्थल था वो उसको अपन क्या बोलते थे? महासतियां बोलते थे। यानी कि जो भी राजा मरता था उसको शमशान घाट पे जो दफना के वहां छतरियां बनाई जाती थी ना, उनको क्या कहता था? महासतियां। और सबसे जो पहली छतरी थी क्या थी? सबसे जो पहली छतरी थी वो थी महाराणा अमर सिंह प्रथम की थी। और इन हर शासक की या हर राजा की जो छतरी होती थी, और उन छतरियों को एक बड़ा एक समूह था, वो एक महासतिया कहलाता था। और आहड़ जो सभ्यता उसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। देखो अपने को देखने को मिलेगा ताम्र युगीन संस्कृति, वो गणेश्वर सीकर में है। लेकिन यहाँ पे भी तांबे के, इसको ताम्रवती नगरी क्यों कहता है? यहाँ पर तांबे के उपकरण व औजारों का अधिक प्रयोग हुआ, इस कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। और जो ताम्र युगीन संस्कृति थी वो गणेश्वर सीकर के अंदर थी। और गोविंदा, देखो इसमें जो आहड़ नदी है उसका थोड़ा मैं परिचय बताना चाहता हूँ आपको। ये गोविंदा की पहाड़ी से निकलती है उदय सागर झील तक। कहां तक? उदय सागर झील तक। और उदय सागर झील तक इसको आहड़ नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहड़ नदी कहते हैं। और उदय सागर झील से ये चित्तौड़ होती हुई भीलवाड़ा के बिगोद में चली जाती है। और बिगोद, ये जो महासतियों का टीला, अगर अपने को एक प्रश्न मिलता है इससे, अगर बिगोद स्थान आता है तो महासतियों का टीला कौन से स्थान को कहा गया है? बागोर भीलवाड़ा को। किसको बताया गया है? बागोर भीलवाड़ा को बताया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासतियों का टीला कहाँ है, तो अपने को आंसर देना है
बिगोल, वो तो बागोल, बिगोल में तो हो जाती है बागोर, बागोर शब्द आएगा, बागोर में लिखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, और इस आहार संस्कृति को मृतकों का टीला भी कहा गया। क्या कहा गया? मृतकों का टीला, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला गया, उसी प्रकार आहार को भी, इस आहार सभ्यता को भी मृतकों का टीला कहा गया है। और इस प्रकार मैंने आपके सामने आहार सभ्यता पूरा किया। अगर इस सभ्यता में किसी प्रकार का आपको डाउट हो या कोई अलग क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको निश्चित मिलेगा। एक बार सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।